क्या ईरान के बाद अमेरिका और इजराइल का अगला हदफ होगा पाकिस्तान? ईरान में इस वक्त रिजीम चेंज के हवाले से इजराइल की फुल फ्लेज एफर्ट्स जारी हैं और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका भी इस कैंपेन में उनकी मदद करे। वो इस वक्त ईरान का जो मौजूदा सेटअप है उसको गिराना चाहते हैं और अपनी मर्जी की एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक क्लियर कट कन्फ्यूजन है। जो वॉर हॉक्स हैं, हॉकिश एलिमेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इजराइल की इस कैंपेन में उनकी भरपूर मदद की जाए, जबकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हमें एक नई जंग में नहीं एंटर होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान के अंदर किस किस्म की रिलेंटलेस स्ट्राइक्स कर रहा है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है। हर आने वाला दिन ईरान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के हवाले से एक बुरी खबर लाता है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत से पाकिस्तानी ये सवाल करते हैं कि क्या अगली बारी हमारी है? क्या ईरान के बाद अमेरिका और इजराइल का अगला हदफ होगा पाकिस्तान? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर इजराइल ईरान में हुकूमत टॉपल करने में कामयाब हो जाता है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर देता है, तो क्या नेक्स्ट इनकी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स होंगे अगला निशाना? आइए जानते हैं। इस हवाले से मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को स्टडी किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था और बहुत से एनालिस्ट को सुन रहा था, बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ रहा था और उस हवाले से मैंने एक एनालिसिस तैयार किया है जो आपके सामने मैं पेश करूँगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो वेस्टर्न होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने बहुत से मौक़ों पर इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके बहुत सी जगहों पर रिजीम चेंज ऑपरेशंस करवाए हैं और इनको बहुत से ममालिक के न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खटकते हैं। अगर इनके अपने दोस्तों के न्यूक्लियर प्रोग्राम हो तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, यानी जो उनका अपना अलायंस है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और यूके वगैरह। और आजकल तो भारत भी इनका पार्टनर बन रहा है। तो भारत के बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स वो इनको नहीं खटकते। न्यूक्लियर वेपन्स इनको किसके खटकते हैं? पाकिस्तान के, ईरान के, नॉर्थ कोरिया के। और हम तकरीबन 1.5 साल से कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एंटिटीज़ को किस तरह सैंक्शन किया जा रहा है यूएस की जानिब से। कभी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगती हैं तो कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। उन एंटिटीज़ को ही कंप्लीटली ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है जो किसी हवाले से भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक हों। और इस हवाले से हमने देखा था कि यूएस के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल का बयान आया था कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हमें भी हिट कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें का क्या मतलब है। उनका यह मतलब था कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल को हिट कर सकते हैं। और इसके अलावा यूएस की जानिब से कई बार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ओबामा की जानिब से, बाइडेन की जानिब से और भी पुराने लीडर्स की जानिब से भी। बाइडेन ने रिसेंटली 2-3 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान जैसे एक इनकोहेरेंट नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना एक तशवीशनाक बात है। और 2011 में जब पाकिस्तान में मिलिटेंसी अरूज पर थी, तब तो ये पूरा वेस्टर्न ग्रुप पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था कि भाई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचा लो। और उस वक्त पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा प्रेशर था न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जिस तरह का प्रेशर आजकल ईरान पर है। उस प्रेशर ने डेंजरस लेवल्स को तो टच नहीं किया, लेकिन हमें क्लियरली याद है कि किस किस्म की क्रिटिसिज्म होती थी। और पाकिस्तान को बार बार स्टेटमेंट्स जारी करनी पड़ती थी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मजबूत और सेफ हाथों में है। हमारी जो न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है वो बहुत मजबूत है। और नो डाउट वो है भी बहुत मजबूत, वो बहुत तगड़ी है और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसके जो सिस्टम्स हैं, बहुत से ममालिक से बहुत बेहतर हैं। लेकिन अमेरिका को एक बहाना मिल गया था कि जी आपके यहाँ तो टीटीपी मौजूद है, मिलिटेंट्स हर जगह पर घूम रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, तो आपके न्यूक्लियर वेपन्स भी अब सेफ नहीं हैं। उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से भी ताल्लुकात रॉक बॉटम हिट कर गए थे। रेमंड डेविस वाला मामला हो, सलाला चेक पोस्ट पर हमला हो या फिर एबटाबाद ऑपरेशन हो, इन चीज़ों ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत ख़राब कर दिया था। और उस वक्त एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाना चाहिए। खैर वो बच गया। पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात बहुत नीचे गए और फिर दोबारा काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हुए,
क्योंकि अमेरिका को एक बार फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई अफगानिस्तान में एक सेफ एग्जिट के लिए, जिसमें पाकिस्तान ने उनकी बेहतरीन किस्म की मदद की। और ये चीज़ भी सारी दुनिया जानती है कि 80s में जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने पीक पर था, CIA के पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान क्या कुछ करता फिर रहा है। वो क्यों चुप रहे? क्योंकि उनको आपकी अफगानिस्तान के अंदर ज़रूरत थी। उन्होंने सोवियत यूनियन को तोड़ना था आपकी मदद से, उन्होंने तोड़ दिया जब वो यहाँ से चले गए और आप पर सैंक्शंस लगना शुरू हो गई। इकोनॉमिक सैंक्शंस 90 की पूरी दिहाई सैंक्शन से भरी पड़ी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का जनाजा भी उसी दौर में निकला था। एक 70s में निकला था भुट्टो की पॉलिसीज के बाद और फिर 90s में। मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, जिनका पाकिस्तान आर्मी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, उन्होंने 2 साल पहले अमेरिका के अंदर एक कांग्रेशनल हेयरिंग्स में डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स मजबूत हाथों में हैं, वो सेफ हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। हम पाकिस्तानियों के साथ कांस्टेंट राब्ते में रहते हैं और मेक श्योर करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स मजबूत और सेफ हाथों में रहें। और अभी थोड़े दिन पहले भी सेंटकॉम के कमांडर ने पाकिस्तान की तारीफ की थी कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है इंसदाद दहशतगर्दी के लिए। तो यहां से आइडिया होता है कि पाकिस्तान और US के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बहुत मजबूत है। पाकिस्तान इनकी बहुत जगहों पर मदद करता है, अफगानिस्तान में, अरेबियन सी में, सेंट्रल एशिया में। और अभी देखें, ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की और उनसे फीडबैक लिया कि भाई आप भी बताएं आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस पूरे मामले की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने पाकिस्तान से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि अमेरिकन समझ चुके हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। यानी जब पाकिस्तान और अमेरिका की तलाक होते होते रह गई थी 2011 से 15 के दौरान, जब हम रूस के साथ एक्सरसाइज करना शुरू हो गए थे, चाइना के साथ CPEC हमने खोल लिया था, टाटा बाय बाय कह दिया था अमेरिका को, वहां से ताल्लुकात उठे हैं। क्योंकि अमेरिका समझ गया है कि इस रीजन में ISI और पाक आर्मी बड़े तगड़े हैं और इनसे एक सस्टेनेबल कोऑर्डिनेशन कायम रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेंटकॉम की स्टेटमेंट से हमें पता लगता है, जो ट्रंप की स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर एंटिटीज़ और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी लगती रहती हैं। तो किसी हद तक तो उन्होंने पाकिस्तान को चेक में रखना है तो एक मुस्लिम मुल्क और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो अमेरिकन ये समझते हैं कि जब तक पाकिस्तानी सही बिहेव कर रहे हैं, इनको छेड़ना बेफजूल होगा। और वैसे भी पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए इनके पास भारत की ऑप्शन भी मौजूद है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि भारत ने पाकिस्तान में जो मिसाइल स्ट्राइक्स की, ब्रह्मोस मिसाइल दागे, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और बहुत सी कैलकुलेशंस CIA तक भी पहुंची होंगी। और जिस तरह उन्होंने ड्रोन्स दागे पाकिस्तान की तरफ, वो भी एक फिनोमिनल चीज़ थी। और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो गठजोड़ है ये वेस्टर्न होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इन्होंने पाकिस्तान की जब नब्ज चेक करनी हो तो इनके पास भारत का ऑप्शन मौजूद है। अब वो ये समझते हैं कि अभी नियर फ्यूचर में हमारा पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट पंगा नहीं होगा। और आप देखें जिस तरह की सैबोटाज एक्टिविटीज़ इजराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ की, जिस तरह ड्रोन्स पहुंचाए, स्मगल किए और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बनाया, जिस तरह यूक्रेन ने रशिया के अंदर कार्रवाई की और जिस तरह भारत ने इजरायली मेड ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, ऐसे लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड एक ही एंटिटी है। और वो आप समझ सकते हैं कौन सी एंटिटी हो सकती है जो इन सब को गाइड करती है। US, इजराइल और भारत का गठजोड़, ये जो एक नेक्सस है। और बहरहाल पाकिस्तान इनका उस तरह का साथी कभी नहीं बन सकता। इसके अलावा पाकिस्तान को इजराइल से अभी कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है जिस तरह ईरान को है। इसकी भी कई रीजंस हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो खुद पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं एनिमी के ख़िलाफ़। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर इनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो ईरान से बहुत बेहतर हैं और इनके पास चाइना की भी सपोर्ट है। ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी पावरफुल बनाती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन लोगों को ईरान टाइप एक्शन लेने से रोकती है। और दूसरा, इनको ये भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग प्रो वेस्ट भी हैं, प्रो अमेरिका हैं। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान के जो बाबूज हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रो वेस्ट हैं। इसके अलावा एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है और ईरान की तरह का कोई सख्त सिस्टम यहाँ पर नाफिज नहीं है। ये चीज़ भी US के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को बताती है कि पाकिस्तान और ईरान दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं
और इसके अलावा हमने ये भी देखा है शुरू से ही, स्पेशली ये मुशर्रफ दौर से, कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर एक सोच पैदा हो गई है कि हमें इजराइल के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। ये मुशर्रफ दौर से कोशिशें शुरू हुई थी। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो तुर्की में मिले थे इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से, और उसके बाद हमने देखा कि किसी हद तक बैकडोर चैनल राब्ते कभी ना कभी होते रहते हैं। अभी 2 साल 3 साल पहले हमने देखा था, एक वफ्द गया था जो पाकिस्तानी अमेरिकन का वफ्द था, कुछ 1-2 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी थे। ये 2 से 3 दफ़ा हुआ ऐसा, जो इजरायली प्रेसिडेंट से जाकर मिले थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सिस्टम में ये सोच मौजूद है कि भाई इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने में क्या हर्ज है, अगर खुलकर नहीं कर सकते तो बैकडोर ही कर लो। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सिस्टम में 2 सोचें होती हैं। पाकिस्तानी सिस्टम में भी एक सोच प्रो वेस्ट है, एक सोच प्रो ईस्ट है। प्रो वेस्टर्न लॉबी में भी एक सब लॉबी है जो कि चाहती है कि इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, और इससे उनके जहन में पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, और वो ये कि पाकिस्तान इंडिया और इजराइल का नेक्सस तोड़ सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। यानी अगर हम इजराइल के करीब हो जाएं तो भारत और इजराइल की जो ज्वाइंट एफर्ट्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो फेल हो जाती हैं, और भारत को एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक मिल सकता है। मतलब भारत की दुश्मनी में हम किसी हद तक इजराइल के करीब हो जाएं। और इस हवाले से बहुत सा प्रेशर भी आता रहता है अमेरिका बादर की तरफ से, जो पाकिस्तान हमेशा उसको रेजिस्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर इजराइल के लिए कोई हमायत नहीं है। और स्पेशली इजराइल ने जो एक्शंस किए हैं गज़ा के अंदर, जो कत्लेआम किया है, उसकी वजह से तो कोई चांस ही नहीं बनता इनका। इजराइल ने पिछले 50 सालों में एक चीज़ सीख ली है कि किस तरह अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करना है, मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए या डिप्लोमेसी के ज़रिए। अरब को इन्होंने डिप्लोमेसी के ज़रिए ठंडा कर दिया है। वही अरब जो इनसे लड़ा करते थे, ये इजिप्ट, सीरिया, लेबनान वगैरह, और किसी हद तक सऊदी अरब भी जो बड़ा मुखालिफ हुआ करता था, ऑयल एम्बार्गो लगा दिया करता था, इन सब को ओके कर दिया है। कहीं रिजीम चेंज कर दिए, कहीं अपनी मर्जी की हुकूमत है, तो कहीं अब्राहम अकॉर्ड्स हैं जिन्होंने इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर लिया है। इजिप्ट, यूएई वगैरह के प्रॉपर ताल्लुकात हैं। सीरिया में पपिट हुकूमत है, लेबनान में एक लूली लंगड़ी हुकूमत है, जॉर्डन की हुकूमत इनके लिए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करती है। तो इस तरह का एक सेटअप है, और अब वो इससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं, और इसमें 2-3 इनके लिए हर्डल्स रह गई हैं। एक तो सऊदी अरब है, जो सऊदी अरब भी क्लियर कट कहता है कि जब तक फ़लस्तीन मसला हल नहीं होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन हम तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का भी तकरीबन यही मौक़िफ़ है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिलेंगे और प्री 1967 वाले बॉर्डर्स पर नहीं जाया जाएगा, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। कायदे आज़म की इस हवाले से क्या पोजीशन थी वो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। उन्होंने भी इजराइल की क्रिएशन की सख्त मुखालफत की थी। तो ये जो पाकिस्तान में एक छोटी सी प्रो इजराइल लॉबी है, कुछ लोग लिखते भी हैं इजराइल के अखबारों में, और बैकडोर चैनल्स के ज़रिए भी कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान एक इंगेजमेंट नज़र आती है। इस वजह से पाकिस्तान को इस वक्त इजराइल से कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है, इसके बावजूद कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और न्यूक्लियर वेपन्स ही हमें एक एज प्रोवाइड करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट कम्युनिटी है, बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और एक पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है। और अब तो दुनिया ने पाकिस्तान का एक और प्लस पॉइंट देख लिया है, और वो ये है चाइनीज़ वेपन्स, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, जिसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने भारत को शॉक किया, ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। और उसकी वजह से आप देखें, जो हमने इस वीडियो में कहा था कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो दुनिया फिर आपकी तरफ आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की है और पाकिस्तान का फीडबैक लिया है, बहुत सी चीज़ें समझी हैं। और ये हमने पाकिस्तान और इंडिया की एपिसोड के अख्ताम के वक्त ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब यूएस पाकिस्तान के करीब होने की कोशिश करेगा, मज़ीद करीब होंगे ये, क्योंकि पाकिस्तान ने परफॉर्म करके दिखाया है मिलिटरीली, और यही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एज है। और इजराइल की बात करें तो वो पाकिस्तान को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं समझते, और वो भी बड़ा गुरेज करते हैं पाकिस्तान को लताड़ने से। उनको भी पाकिस्तान की पावर का अंदाज़ा है। एक दफ़ा नेतन्याहू को कोई भारतीय सहाफ़ी प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था कि जी पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, रेडिकल है, न्यूक्लियर है, पता नहीं कोई इस तरह का कोई सवाल था उसका, जिसको नेतन्याहू ने बड़ा स्मार्टली स्किप किया था, और उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यही तकरीबन सोच है इजराइल के अंदर, और इसीलिए हम देखते हैं पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सिस्टम में बहुत से लोग प्रो वेस्ट हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो यूएस और यूके में जाकर ट्रेन होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को यूके और यूएस में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है। और इस वीडियो को देखकर आपको समझ लगेगी कि पाकिस्तान मिलिट्री की क्या इंपॉर्टेंस है 1947 के बाद।
क्यों पाकिस्तान में आर्मी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इमर्ज हुई 1947 के बाद, और क्यों इनका यूएस और यूके से रिलेशनशिप कायम रहेगा। पिछले दिनों हमने देखा था ना आर्मी चीफ का यूके का भी विजिट, जिसमें यूके की आर्मी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बहुत सी जगहों का विजिट करवाया और ब्रीफिंग्स दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि हमें ईरान की भरपूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ईरान गिरा तो नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का होगा। तो इसलिए हमें कोवर्टली ईरान की मदद करनी चाहिए। हिस्टोरिकली पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। ईरान इराक जंग में भी पाकिस्तान ईरान को खुफिया तौर पर वेपन्स भेजता था, और ईरान ने भी पाक भारत जंगों में पाकिस्तान की मदद की भी है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के हवाले से भी ये बात की जाती है कि चाइना को भी ईरान को भरपूर सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर ईरान गिरता है तो चाइना का जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विजन है वो काफ़ी हद तक कोलैप्स हो जाएगा। उनके सेंट्रल एशिया में जो एम्बिशंस हैं वो फेल हो जाएंगे और यूएस इस अलायंस को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। ईरान ने इसराइल के अंदर जो बहुत सी प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, आखिर वो किसकी मदद से की हैं? तो ये ख्याल अक्सर उन प्रो रीजन लोगों की जानिब से सामने आता है जो कहते हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। BRI, SCO, ब्रिक्स, इन सब के फ्यूचर के लिए और एक नई दुनिया के लिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए ईरान का बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद फिर पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का नंबर आ सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम की बात है और न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, इजराइल के अंदर कहीं ना कहीं तो थ्रेट रहता है, एक डर रहता है, और इसलिए अनकन्फर्म किस्म की रिपोर्ट सामने आती हैं कि मुशर्रफ हो या बाजवा वगैरह हो, इनके दौर में पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स की रेंज को इजराइल की तरफ कम किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसाइल रेंज है उसमें हम इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान का वैसे ये मौक़िफ़ है कि हमारा जितना भी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है या जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भारत के लिए हैं, इंडिया सेंट्रिक हैं। इस वक्त ईरान की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस करती है, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के साथ जो अपने ब्रिजेस हैं उनको दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान को भी नहीं छोड़ सकता। हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, हमारा हमसाया है ईरान, और पाकिस्तान को ईरान की साइड से बहुत से चैलेंजेस भी हैं। BLA का थ्रेट है, और इसके अलावा पाकिस्तान को ये भी एक नया थ्रेट पैदा हो गया है कि ये जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि ईरान के आसमानों के ऊपर हमारी सुपीरियॉरिटी है, पाकिस्तान इसको किस तरह नेविगेट करेगा अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें। आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स में इजरायली इंटेलिजेंस अगर इतना एक्टिवली काम कर रही है, और जिस तरह ईरानियंस धड़ाधड़ भारतीय एजेंट्स पकड़ रहे हैं जो कि इजराइल के लिए काम करते थे, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही थ्रेटनिंग सिचुएशन है, और कुलभूषण यादव भी इसकी एक एग्जाम्पल है। और इसलिए पाकिस्तान को यहाँ पर अपनी सॉवरेंटी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। पाकिस्तान को यहाँ पर वो फैसला करना है जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन हो, और इसके अलावा पब्लिक सेंटिमेंट का भी एहसास करना होगा कि आपकी आवाम का बहुत बड़ा सेगमेंट वो क्या बात कर रहा है, उसके क्या एहसासात हैं। और यूएस अगर ये फैसला करता है कि ईरान का उन्होंने फुल फ्लेज साथ देना है, ईरान में हुकूमत को टॉपल करना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका को हरगिज लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लैंड रूट्स हों या एयर स्पेस हो। तो जब तक पाकिस्तान के वेस्ट के साथ ताल्लुकात ओके रहेंगे, जिस तरह हमारे यूके और यूएस के साथ हैं, हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और ग्लोबल मैटर्स को बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर आगे चलते हैं, जैसे अफगानिस्तान का कोई भी मामला हो उसमें इनकी सपोर्ट भी हम करते हैं। वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नज़र में अगर पाकिस्तान इसी रवैये को कायम रखता है तो पाकिस्तान को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि इंडिया को ये पूरा वेस्टर्न ग्रुप उस तरह सपोर्ट नहीं करता जिस तरह G7 के ममालिक आपस में एक दूसरे को करते हैं। यानी पाकिस्तान अगर भारत की बैंड बजाता रहे उससे अमेरिका को कोई मसला नहीं होगा, बल्कि हमारे कद में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ओपनली कहता है कि हमारा सारा मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारी सारी स्ट्रेटजी इंडिया सेंट्रिक है। तो इंडिया की हद तक तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान को, और जब तक वेस्ट के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक्टिव रहेगा, पाक अफगान बॉर्डर को मैनेज करता रहेगा, बहुत सा नुकसान भी उठाता रहेगा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बरकरार रहेगी। और सेंटकॉम के चीफ भी ये गवाही देते रहेंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ हाथों में हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस हवाले से क्या समझते हैं। अगर ईरान को यूएस और इजराइल डिसमेंटल करने में कामयाब रहे तो क्या अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है? क्या पाकिस्तान को ईरान की मदद करनी चाहिए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।